गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आज है गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज है 11th क्लास ज्योग्राफी भौतिक पर्यावरण अध्याय 3 भारत की अपवाह प्रणाली अध्याय से संबंधित हम लोग इस क्लास में आज चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि अध्याय से स्पष्ट है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की अपवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अपवाह या जल प्रवाह क्या है। अपवाह, इसको हम लोग जल प्रवाह भी कहते हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जल प्रवाह क्या है। जब किसी भी वाटर बॉडी से ढाल के अनुरूप जल प्रवाहित होता है तो उसको जल प्रवाह, अपवाह या हम लोग ड्रेनेज कह सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में भी जो जल है किसी न किसी नाली के माध्यम से ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती होगी। वहाँ भी एक सिस्टम होगा तो उस इलाके के हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग भारत के नदियों का ड्रेनेज सिस्टम जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। जैसा कि यहाँ चित्र से देखिए स्पष्ट है, हम इस चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि यह जो नदी है और नदी जिस ढाल के सहारे प्रवाहित हो रही है, जल को प्रवाहित कर रही है, जल को ड्रेन कर रही है, यानी भारत की नदियों का ड्रेनेज सिस्टम को जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम यह भी यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नदी कहते किसको हैं, रिवर कहते किसको हैं। नदी हम वैसे प्राकृतिक जल प्रवाह जो अपने एक विशिष्ट मार्ग पर सदा प्रवाहित होती है उसको हम लोग कहते हैं नदी कहते हैं। वही जब हम लोग यह जो नदी होती है वह प्रकृति प्रदत्त होती है, इसको मानव ने नहीं बनाया है, इसको कृत्रिम नहीं बनाया गया है। जब किसी नदी से जब कोई जल का भाग निकालते हैं तो उसको हम लोग कैनाल कहते हैं, नहर कहते हैं। हम लोग यहाँ प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त जल राशि है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके बाद किसी भी यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि अपवाह या जल प्रवाह का अर्थ क्या है। या अपवाह अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बहते हुए जल अथवा नदी से है। जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के द्वारा जब प्रवाहित होती है तो उसको जल प्रवाह कहते हैं और उस पूरा तंत्र को नदी तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार इस अध्याय में हम लोग अपवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जिस किसी क्षेत्र का, किसी इलाके का पूरा जल जब किसी ढाल के सहारे प्रवाहित हो तो उसको हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। भारत में भू-आकृतिक भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के अपवाह क्षेत्रों का विकास हुआ है। पहला हिमालय की नदियां और दूसरा मुख्यतः है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। बच्चों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है और वह उसकी जो चोटियाँ ऐसी है जो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है और वही जो हिमनद वगैरह हैं वहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है और वह किस ढाल के सहारे बही हैं और किस दिशा में बहती हैं वहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वह हिमालय की नदियाँ में आएंगा। दूसरा जो यहाँ पर है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इसके पहले के क्लास में हम बताने का प्रयास किए थे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और उस प्रायद्वीप वैसा है जिसको 3 ओर से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग जो इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका जो बहने की पैटर्न
क्या है, किस दिशा में पैटर्न बहती है। तो मुख्यतः भारत में दो प्रकार की नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यह जो हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हुआ, इधर अरब सागर है, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके अलावा जो हिमालय वाले भाग हैं, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां थी, यहाँ पर हम लोग हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पूरा उसका प्रतिरूप पैटर्न जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तो इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और इनके उद्देश्य हैं, यह सब बात इस पूरे पाठ के अंतर्गत आएंगे। पहला, भारत के अपवाह प्रदेश एवं उसके प्रकार के बारे में इस पाठ के अंत तक जान सकेंगे। दूसरा जो इसका उद्देश्य है, अपवाह प्रदेश का निर्धारण के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, इसका अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गंगा अपवाह प्रदेश एवं उसकी प्रमुख नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिंधु अपवाह प्रदेश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत में दो तरह की दिशा में नदियां प्रवाहित होती हैं। यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। नदी, उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे नदी जल का उपयोग, प्रदूषण और परियोजनाएं। बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं आज का जो यह मौसम है भारत में, वह मानसूनी वर्षा का क्षेत्र है, बरसात का मौसम है। और यह समय जो है जो बरसात के दिनों में नदियां में जो बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने से जनजीवन प्रभावित होता है। हम लोग को मन में यह बात जरूर होगी, रोज़ आप समाचार पत्रों में, टीवी में देख रहे होंगे कि आज बिहार, उत्तरी बिहार में कुछ नदियां हैं, जैसे गंडक हो गया, कोसी हो गया, कमला बलान हो गया, घाघरा हो गया और गंगा जो मुख्य नदी है, इसमें उसके जल स्तर में वृद्धि हो जाने से उसमें बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं। इसलिए यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग जान सकेंगे कि आखिर इनकी बहने की क्या प्रतिरूप है, इसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद यह रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों हम जानने का प्रयास करेंगे। पुनः चूंकि यह जो सब्जेक्ट है, यह अपवाह प्रणाली, इसमें भारत की प्रायः सभी नदियों के बारे में हम लोग जान जाएंगे। बच्चों, ध्यान देने जो बात है कि यह न केवल आपकी बोर्ड की परीक्षा के उद्देश्य से, बल्कि बहुत से आने वाले आपके जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि हम लोग इस रेखा चित्र से आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको दिमाग में आसानी से बैठ जाए और इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। अपवाह तंत्र के दो भागों में हम लोग बांटे थे, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब देखिए इस रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग आए हैं। हिमालय की नदियां में तीन प्रमुख है बच्चों, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इतना तो हम लोग याद कर लिए कि जो हिमालय में तीन जो है मुख्य है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह तीन माले। अब उसकी हम लोग सहायक नदियों के बारे में चलेंगे, क्योंकि यह जो अपवाह तंत्र है उस अपवाह तंत्र में मुख्य नदी और सहायक नदी का सारे का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं सिंधु नदी तंत्र में। सिंधु नदी तंत्र, यहाँ देखते हैं कि सिंधु में जो सहायक नदी है, खुद एक सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यह सारी जो नदियां हैं सिंधु के अलावे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यह सिंधु की सहायक नदियां हैं। यह सिंधु मुख्य नदी हैं और इसमें आकर अपने जल को प्रवेश करती है और जाकर फिर यह अरब सागर में गिरती है। इसका अलग से हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल आगे चलें कि सिंधु के बाद गंगा नदी तंत्र जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। इसमें हम लोग देखेंगे कि गंगा के अलावा यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक,
कोसी, महानंदा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस एवं सोन। सोन आप सभी जानते हैं बच्चों कि सोन जो नदी है यह हमारे बगल के औरंगाबाद जिले और अरवल जिले से प्रवेश करते हुए पटना में जाकर यह कोइलवर के पास गंगा नदी में मिलती है और गंगा की सहायक नदी हो जाती है। तो हम लोग देख चुके कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। बच्चों इस तरह डायग्राम से आपको याद करने में आसानी होगी। तीसरा इसका महत्वपूर्ण है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र के अलावे दीवान, तोहित, शुभांश्री, मानस, तिस्ता और बराक यह इनकी सहायक नदियां हैं। तो यह हम लोग देख लिए कि हिमालय में जो कौन कौन तीन प्रमुख नदी थी और कौन कौन इसकी सहायक नदी है यह हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसके बाद बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में देख रहे हैं। अभी हम लोग डायग्राम्स के माध्यम से भी बताए थे कि प्रायद्वीपीय भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां बंगाल में गिरती हैं। हम लोग इस रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुरावी, शरावती, गंगावेती, पेरियार और भरतपुजा यह जिनकी जो सहायक नदियां हैं वह जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। इसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनमें है दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बंगाई और ताम्रपर्णी। यह जो नदियां हैं यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बच्चों इस रेखा जो चित्र के माध्यम से हम बतलाने का प्रयास किए हैं। आप लोग एक दो बार इसको ध्यानपूर्वक इस रेखा चित्र को देखेंगे तब आपको दिमाग में बैठ जाएगा और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपवाह क्षेत्र एवं प्रकार। अपवाह मीन्स जल प्रवाह हम बता चुके हैं। तो एक ढाल के सहारे जो प्रवाहित होने वाली संपूर्ण जो जल होता है उसको हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। जब एक मुख्य नदी और उससे मिलने वाली सहायक नदियां जब एक क्षेत्र से होकर गुजरती है तो उसको हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर एक रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। मान लिया जाए कि यह मुख्य नदी है और यह एक ढाल के सहारे चल रही है। इस मुख्य नदी में और कई जो है सहायक नदियां आकर मिल जाती है और पूरा अपने जल राशि को ढाल के सहारे बहती रहती है। तो यह जो पूरा जो इसका एरिया हुआ इसको हम लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं। इसको हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। इसको हम लोग ड्रेनेज एरिया कहते हैं। यानी यह पूरा जो क्षेत्र का जो जल राशि है यह मुख्य नदी के सहारे होते हुए बहती है और इसको हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। या इसका जो बहने की जो दिशा है इसको हम लोग ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। तो भारत में जो किस तरह से ड्रेनेज पैटर्न होगा वह निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। पहला जो इसका कारण होगा चट्टानों की संरचना। बच्चों हम लोग पिछले क्लास में चट्टान के बारे में पढ़ चुके हैं कि मुख्यतः तीन प्रकार की चट्टानें होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फी रॉक्स। तो जब किसी क्षेत्र से होकर नदी गुजरती है तो चट्टानों की संरचना का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर वहाँ की चट्टानें मुलायम हैं तो नदी आसानी से उस चट्टान को काटते हुए सीधे पर आगे की ओर बढ़ जाती है। जब सीधे बढ़ जाती है तो वहाँ पर की जो पैटर्न होगा वह सीधा पैटर्न होगा। लेकिन अगर वह चट्टान में अगर वह नदी के मार्ग में जो कड़ी चट्टानें मिल जाएगी, एग्नियस रॉक्स मिल जाएंगे जिसको पानी प्रवेश नहीं कर सकता है, तब कड़ी चट्टानें मिलने के कारण वह यहाँ धाराएं दो भागे में बट जाएंगी और वहाँ पर उनका नदी का जो बहने का पैटर्न दूसरे प्रकार का हो जाएगा। इसलिए जब अपवाह क्षेत्र के पैटर्न की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र की चट्टानों की संरचना का प्रभाव उस पर निश्चित रूप से पड़ता है। उसके बाद उच्चावच है। बच्चों इसको कहते हैं इंग्लिश में रिलीफ। उच्चा
और नीचा जो भूमि मिलाकर उच्चावच कहलाया। रिलीफ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर्वत भी है, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, घाटी भी हैं। तो वैसे क्षेत्रों से जब नदी बहती है, तो जब नदियाँ पहाड़ी भागों से गुजरती हैं उसका प्रतिरूप दूसरा होगा, मैदानी भाग से जब नदी गुजरेगी तो दूसरा प्रतिरूप होगा, तो वहाँ पर उच्चावच का प्रभाव पड़ेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है बच्चों वह ढाल का है। ढाल यानी इसको हम इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखे होंगे, आप अपना घर में भी जब नाली बनाते हैं तो नाली को हम लोग ढाल ऊंचा से नीचा की ओर नाली बनाते हैं। यही बात है यहाँ पर कि यह ढाल कैसा होगा। किसी क्षेत्र में कि अगर ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है तो निश्चित है कि नदी उत्तर से दिशा की ओर बहेगी। अगर वहाँ का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है तो वहाँ की नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर पश्चिम से पूरब की ओर ढाल है तो ढाल जो नदी है ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। इसलिए भारत में नदियों के जो बहने की जो बात है वो ढाल का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण है प्रवाहित जल की मात्रा। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जब नदी में जल का वेग, धारा का वेग अत्यधिक होगा तो वह जो नदी के बहने की दिशा होगी यह सीधे में होगी। अगर नदी में जल की मात्रा कम होगी, स्वाभाविक है कि उसमें धारा कम होगी और वह जो धीरे धीरे चलने की दिशा में हो सकता है कि अगर उसके तटबंध कहीं कमज़ोर होंगे तो वह इधर उधर नदी प्रवाहित होगी और यहाँ उसके पैटर्न पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, हम लोग देख लिए, यह प्रश्न में आएंगे कि अपवाह क्षेत्र और प्रकार पर कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है। हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे कि वहाँ की चट्टानों की संरचना, उच्चावच, ढाल और प्रवाहित जल की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कि यही चार आधार जो हम लोग देख गए, चट्टानों की संरचना, ढाल, प्रवाही जल की मात्रा और उच्चावच के आधार पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जो है अपवाह के प्रतिरूप पैटर्न की बात होती है कि किस दिशा में किस आकार के पैटर्न बनते हैं। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के पैटर्न का विकास हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वृक्षाकार पैटर्न जिसको डेंड्रेटिक ड्रेनेज कहेंगे, दूसरा है अरीय जिसको कहते हैं रेडियल और चौथा है आयताकार एवं जालीनुमा प्रणाली। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि वृक्षाकार पैटर्न यहाँ पर इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग देखे हैं। इसके बाद पढ़ाने देखे थे कि जब मुख्य नदी एक ढाल के सहारे गुजर रही थी तो और कुछ और नदी सहायक नदियाँ आकर मिल गई और कुछ और इसमें सहायक में भी और कुछ सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल गई, कुछ और नदियाँ मिल गई, कुछ और नदी मिल गई और इसी तरह से एक वृक्ष की जिस तरह से जड़ें होती हैं और जिस तरह से एक वृक्ष की अन्य ब्रांचेज होते हैं, शाखाएँ होते हैं, उसी आधार पर इसको हम लोग वृक्षाकार पैटर्न कहते हैं। और भारत में जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में इसी प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर ही मैप के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर डेंड्रेटिका एक वृक्ष है। इस वृक्ष में देखें एक यह मुख्य नदी है और उस मुख्य नदी में अनेक और सहायक नदियाँ आकर मिली है और बहुत से नदी मिलकर एक वृक्ष का आकार ले लिया। इसको हम लोग वृक्षाकार पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर भी एक देख रहे हैं ये एक लोलैंड क्षेत्र है और लोलैंड क्षेत्र में विभिन्न तरह से सहायक नदियाँ आकर मिल गई है, वृक्ष का आकार दिया है। दूसरा हम लोग को अरीय पैटर्न है। अरीय पैटर्न मतलब हो रेडिकल ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा जो उच्च शिखर पर, जिस शिखर से उच्च क्षेत्र से चारों तरफ नदियाँ निकल रही है, यह एक उच्च भूमि है और यहाँ से यह जो तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, हिमनद भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर यह
चारों दिशाओं में नदी निकल रही है, फिर उसकी एक सहायक नदी निकल रही है, तो यह है कि केंद्र से बाहर की ओर नदी निकल रही है। इसको हम लोग आर्य पैटर्न या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हम लोग कहते हैं। तीसरा है आयताकार, और यह जो रेडियल पैटर्न है इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि रांची का जो पथ पठार है, रांची जो प्लेटू है, तो रांची प्लेटू से जो निकलने वाली नदियां हैं जैसे स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी इत्यादि जो है रेडियल पैटर्न का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो बच्चों जब हम लोग आंसर बनाएंगे, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे कि भारत में अपवाह जो प्रतिरूप है वह कितने प्रकार का होता है, हम लोग लिखेंगे वृक्षाकार, आर्य, आयताकार, जिसमें हम लोग उदाहरण देंगे। तो वृक्षाकार में आएगा कि हिमालय की जो नदियां हैं वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, और रेडियल जो पैटर्न है वह जो छोटा नागपुर रांची का जो पथ पठार है उससे जो निकल रहे स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी इत्यादि जो है रेडियल पैटर्न का अनुसरण करती है। उसके बाद आयताकार एवं जालीनुमा प्रणाली है सबसे लास्ट में। इसमें हम नाम से ही स्पष्ट है, एक रेक्टेंगुल के आकार में बहेगी नदी, और जब एक मुख्य नदी से अनेक सहायक नदियां जब आकर मिलती हैं और एक जालीनुमा आकार बनाती हैं, उसको हम लोग जालीनुमा है। यहाँ भी एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जब यह कब होता है कि जब एक मुख्य नदी के समानांतर भी कोई नदी बहने लगती है, मुख्य नदी के समानांतर भी कोई नदी बहती है, और फिर जब यह सहायक नदी मुख्य नदी में मिल जाती है, और फिर वह जो सहायक नदी है उस नदी में भी दूसरी और नदी मिल जाती है, और फिर अंत में मुख्य नदी के सहारे बहने लगती है। इस तरह से यह एक जालीनुमा आकृति देती है, इसलिए इसको हम लोग जालीनुमा पैटर्न कहते हैं। यह गंगा नदी में जो गंडक, घाघरा जो नदी मिलने से पहले इसी प्रकार का पैटर्न बनाते हुए गंगा नदी में प्रवेश करती है। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इसके बाद एक जल विभाजक रेखा है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक जल विभाजक रेखा क्या होता है। जल विभाजक किसी अपवाह क्षेत्र का संपूर्ण जल अपने क्षेत्र से होकर वह तो गुजरता ही है, लेकिन एक ऐसी उच्च भूमि जहाँ का संपूर्ण जल उस नदी में आ जाए और उस उच्च भूमि के दूसरी तरफ दूसरी नदी में चला जाए, तो वह जो उच्च भूमि हुआ वही एक जल विभाजक रेखा कहलाती है। एक ऐसा हाई लैंड जिसके सहारे दो अपवाह क्षेत्रों का निर्धारण होता है उसको जल विभाजक रेखा कहते हैं। और भारत में 4 प्रमुख जल विभाजक रेखाएं हैं। पहला हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत चीन और भारत में बहने वाले नदियों के बीच एक उच्च भूमि है, एक पर्वत है जो जल विभाजक रेखा का काम करती है। हम लोग सभी जान रहे हैं बच्चों कि हिमालय से जो उत्तरी दिशा में ढाल के सहारे जो भारत में नदियां बहती हैं, ठीक उसी प्रकार से हिमालय के जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है जो चीन के साइड में नदियां बहती हैं, एक हाई लैंड है, एक पर्वत है जिसके सहारे भारत और चीन में जो नदियां हैं उसका निर्धारण करती है। दूसरा है अरावली पर्वत। अरावली जो पर्वत है यह भी जो है गंगा एवं सिंधु अपवाह क्षेत्र का विभाजन करती है। अरावली जो पर्वत है राजस्थान में, वह जो है जो हिमालय से निकलने वाली जो सिंधु एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, सतलज, चिनाब, ब्यास इत्यादि, उनका जो अपवाह क्षेत्र है और जो पश्चिम दिशा में है अरावली पर्वत के, और ठीक उसके पूर्व दिशा में गंगा जो अपवाह क्षेत्र है उसके बीच में जो पर्वत है वह जल विभाजक रेखा का काम करता है। तो दूसरा हम लोग का हो गया अरावली पर्वत। तीसरा हो गया सतपुड़ा विंध्य महादेव मैकाल पर्वत। यह जो पर्वत है सतपुड़ा का, विंध्य
विंध्याचल का महादेव और मैकाल, यह जो भी है पठारी भारत और हिमालय के नदियों के बीच में यह जो जल विभाजक का काम करती है। इसके पहले भी हम लोग प्रायद्वीपीय भारत और का मानचित्र बनाकर पढ़ने का प्रयास किए थे। यहाँ भी हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर सतपुड़ा, विंध्य, मैकाल जो पर्वत है और महादेव जो पर्वत है, यह जो है इस जो जल विभाजक रेखा का काम करती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी और हिमालय की जो नदी है इसको बीच यह जल विभाजक रेखा का काम करती है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में बच्चों जल विभाजक रेखा है उसको हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। यह पश्चिमी घाट पर्वत जो है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में है, जो अरब सागर के तट पर है और यहाँ से यह जो है पठारी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में गिरती है उसको भी विभाजन करने का काम करती है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत का देखिए यही लोकेशन है, यहीं पर जो है यह पश्चिमी घाट पर्वत है और यह जो यहाँ से जो नदी हैं जो पश्चिम में बहते हुए अरब सागर की ओर गिर जाती है और यहाँ से लंबी दूरी तय कर करके कुछ नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ जो यह जो पश्चिमी घाट पर्वत है यही एक जो है जल विभाजक रेखा का काम करती है, वाटर डिवाइड लाइन कहलाती है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि भारत में 4 प्रमुख जल विभाजक रेखा है। इसके अलावा आगे जो मानचित्र है इसके माध्यम से हम लोग और समझेंगे। उसके पहले यहाँ पर एक बात और है कि एक भारत में केंद्रीय जल विभाजक रेखा कौन है और इसको क्या कहते हैं। भारत में अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत मिलकर भारत में केंद्रीय जल विभाजक रेखा का काम है। यानी एक ऐसी रेखा है जो हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक रेखा है। वह रेखा के पश्चिम में जो नदी बहती है वह अरब सागर में गिरती है और पूरब में जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बच्चों यह भी एक प्रश्न आएगा कि भारत में केंद्र के जो केंद्रीय जल रेखा है, जल विभाजक रेखा है, वह कौन कौन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत मिलकर भारत में केंद्रीय जल विभाजक रेखा का काम करती है। इस मानचित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एक गहरा काले रंग से जो है वाटर डिवाइड लाइन देखिए, हिमालय पर्वत से यह निकली है लाइन जो ब्लैक कलर का है। यह लाइन जो है हिमालय से निकलकर यह देखिए अरावली पर्वत होकर यहाँ देखिए विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पर्वत श्रेणी होते हुए यहाँ देखिए यह पश्चिमी घाट पर्वत से होते आकर यह आकर सबसे दक्षिण में जो कन्याकुमारी मिल जाती है। यानी इस जो डिवाइडिंग लाइन है, वाटर डिवाइडिंग लाइन है, इस डिवाइडिंग लाइन के जो पश्चिम साइड में जो नदियाँ आती है वह अरब सागर में गिरती हैं और इसके जो पूर्व वाली जो नदियाँ हैं वह बंगाल की खाड़ी में विभिन्न नदी के माध्यम से अपने जल को गिराती है। तो इस तरह से एक ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन है, सेंट्रल वाटर डिवाइडिंग लाइन है जिसको भारत का केंद्रीय जल विभाजक रेखा हम लोग कहते हैं। उसके बाद जल विभाजक रेखा के आधार पर हम अभी बात किए थे कि जल विभाजक रेखा के बारे में कि एक जल विभाजक रेखा एक ऐसी उच्च भूमि है जिसके सहारे वह अपवाह क्षेत्रों का विभाजन होता है। तो यह जल विभाजक रेखा के आधार पर बच्चों भारत में 4 प्रकार के प्रमुख अपवाह क्षेत्रों का विकास हुआ है। भारत में इन्हीं 4 प्रमुख अपवाह क्षेत्र है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला है गंगा अपवाह क्षेत्र, दूसरा है सिंधु अपवाह क्षेत्र, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और चौथा है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह क्षेत्र जो अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त कुछ और क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान में
कच्छ का जो रण में है, और थार मरुस्थल में, अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल क्षेत्र में, और लद्दाख प्रदेश में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में नहीं जाकर उसके पहले ही समाप्त हो जाती है। जैसे अजमेर शरीफ के आना सागर से निकलकर जो लुनी नदी है वह कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। तो वह भी एक अपवाद क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन मुख्यतः बच्चों हम लोग को अगर परीक्षा में आएंगे कि भारत का जो है अपवाद क्षेत्र के कौन कौन है, तो हम लोग लिखेंगे गंगा अपवाद क्षेत्र, सिंधु अपवाद क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का वैसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो बंगाल का खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग गंगा अपवाद क्षेत्र के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा नदी के बारे में जब चर्चाएं हो रही है तो हम लोग के नदी के एक बारे में जान लें, उसके इतिहास के बारे में जान लें कि उसका नदी का भी हम अभी बात किए थे कि नदी एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है, यह मानव निर्मित नहीं है। तो नदी तो प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, तो इसमें विकास के आधार पर नदी को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्ववर्ती नदी, दूसरा अनुवर्ती नदी, और तीसरा सहायक नदी। नाम से स्पष्ट है, पूर्ववर्ती माने पूर्व का, पहले का। स्थल के विकास होने के पूर्व जो नदी का जन्म हुआ, जब बह रही थी नदी, तो उसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी, कावेरी नदियां हैं। यह जो नदियां जो है स्थल के उत्थान के पहले से ही बह रही थी। हिमालय के निर्माण के पहले से ही सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी। जब हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद भी नदी उसको काट कर बह रही है, तो ऐसी नदी को कहते हैं हम लोग पूर्ववर्ती नदी। बच्चों याद रखिएगा, आता है कि विकास के आधार पर नदियों का वर्गीकरण कीजिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुवर्ती नदी, अनु पीछा करना, वैसी नदी जो ढाल के सहारे बहती है, जो स्लोप है, स्लोप के आधार पर बहती है, उसको हम लोग अनुवर्ती नदी कहेंगे। और अनुवर्ती नदी वह नदी है जो स्थल के उत्थान के बाद के है। इसका जो है गंगा, जमुना, गोदावरी और महानदियां जो है अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। और पूर्ववर्ती नदी में जो चर्चा किए थे बच्चों, वह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये नदियाँ हिमालय से प्राचीन की है, इसलिए हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं। तीसरा है विकास के आधार सहायक नदी। तो सहायक नदी वह नदी है जो अनुवर्ती नदी का अनुसरण करते हुए अपना जल को मुख्य नदी में मिलाकर बहती है, तो उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं। अब सबसे प्रमुख इस अध्याय का गंगा अपवाद क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नाम से स्पष्ट है बच्चों, गंगा नदी को कौन नहीं जानता है। यह भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्रमुख नदी है, और खास करके हिंदुओं का एक पवित्र नदी है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम लोग छठ के दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार के वासी काफ़ी धूमधाम से गंगा नदी के किनारे अर्घ देने का काम करते हैं। और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का एक अपना महत्व है। तो हम लोग गंगा के बहने के बारे में, गंगा के जल प्रवाह के बारे में पढ़ने की इच्छा हम लोग की है। हम लोग बड़ा उत्सुक होकर इसको आज देखते हैं। गंगा अपवाद क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है। भारत के जब 4 प्रमुख क्षेत्रों की बात किए थे, उसमें जो गंगा अपवाद क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है, और इसका आधार है जो गंगा नदी ही है। गंगा नदी जो है वह है गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। बच्चों नदी में और एक महत्वपूर्ण बात हम लोग थोड़ा सा इस रेखाचित्र के माध्यम से जान जाएं। इस चैप्टर को पढ़ाने के बीच बीच में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो इसको जानना आवश्यक हो जाता है, तो उसको हम आप लोग को समझाने का। अब बात है कि नदी, तो नदी जिस स्थल से यह सोर्स है, जहाँ से यह इसका जन्म होता है, जहाँ से इसका ओरिजिन है, उसको हम लोग कहते हैं उद्गम।
और जब नदी बहती हुई जहाँ पर यह जाकर समुद्र में मिल जाती है या किसी बड़े जलाशय में जाकर समाप्त होती है तो उसका मुहाना कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको माउथ कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वह जाकर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलता है। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसका गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई जो भारत में बहने की है वह सबसे लंबी है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह एकदम दिमाग में रख लेना है, 2525 किलोमीटर यह भारत में बहती है। भारत के 1/4 क्षेत्रफल में इसका जल प्रवाह होता है, इसलिए यह जो हम लोग अपवाह सिस्टम में गंगा अपवाह क्षेत्र का बहुत ही महत्व है। हिमालय में जो गंगा है वह उसके शीर्ष जहाँ से निकलती है वहाँ पर वह भागीरथी नाम कहलाती है। गंगा जहाँ से निकलती है वह 2 प्रमुख नदी नाम से निकलती है, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। जब यह भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में आ जाती है तो वहाँ पर यह नदी कहलाती है जाकर के गंगा। इस चित्र में आगे हम लोग पहले देख लें कि यहाँ देखिए सोर्स ऑफ गंगा, यहाँ भागीरथी नदी कहलाई गंगा का, जहाँ जन्म हुआ वहाँ ही भागीरथी कहलाई और अलकनंदा। और यह जब देवप्रयाग में आकर दोनों जब नदियाँ एक हो गई तो यहाँ पर आकर गंगा कहलाया। यहाँ पर आप देखिए ऋषिकेश है और ऋषिकेश के बाद यह हरिद्वार में गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलकर यही गंगा है और यह गंगा नदी जब ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में आती है तो यह मैदानी भागों में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ऊपर का जो गंगा का पाठ है ऋषिकेश में वह उसकी धाराएं उस समय बहुत तेज हैं। गंगा नदी या पूरे हिमालय की जो नदियां हैं अभी भी युवावस्था में हैं, अभी वह जो उसकी धाराएं तेज हैं वहाँ वह शीर्ष अपर्दन करती हुई आगे बहती हैं। तो इस तरह से गंगा वहाँ से निकलती हुई और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती हुई, बिहार के बक्सर में प्रवेश करती हुई, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और बिहार के बक्सर में प्रवेश करती हुई गंगा फिर जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। इस गंगा नदी में हम लोग देखेंगे इसके चैप्टर में कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और किस क्षेत्र से आकर मिल रही है। यह देखिए इसमें गंगा से ही निकलने वाले यमुना नदी भी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और यह देखिए यह जो गंगा नदी यमुना नदी देखिए यह दिल्ली और आगरा होते हुए कानपुर होते हुए यह वाराणसी में आकर यह यमुना नदी देखिए यह मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है। इसी तरह से बहुत सी सहायक नदियां हैं जो गंगा में मिलकर, तो इसमें हम लोग इस चार्ट से देखने का प्रयास करते हैं और आप लोग समझने का प्रयास करिए कि कौन नदी जो है उसकी लंबाई कितनी है, उसका उद्गम और मुहाना क्या है। गंगा नदी लंबाई हम लोग जान चुके 2525 किलोमीटर, इसका उद्गम गंगोत्री, मुहाना बंगाल की खाड़ी। याद हो गया बच्चों, यह परीक्षा में आती है। यमुना इसकी लंबाई 1380 किलोमीटर, जमुनोत्री नामक निकलती है हिमनद से, ग्लेशियर से, और यह गंगा नदी में मिल जाती है। यानी गंगा की सब सहायक नदियां हुई। इसी तरह से चंबल 960 मऊ मध्य प्रदेश में, और यह जमुना नदी में मिलती है। चंबल जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, लेकिन जब गंगा में मिलती है तो गंगा की सहायक नदी हुई। यह जाकर के दक्षिण दिशा से आकर मिल जाती है गंगा में। सोन नदी हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। सोन जो औरंगाबाद और अरवल के क्षेत्र होते हुए पटना कोइलवर के पास यह गंगा नदी में मिलती है। 780 किलोमीटर भारत में बहती हुई अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा 600 किलोमीटर कुमाऊं हिमालय से निकलती है, गंगा नदी में मिलती है। शारदा मिलाप हिमनद से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। कर्णाली 1080 किलोमीटर है। मापचुंगको
इसका उद्गम है, गंगा नदी मिलती है। गंडक 730 है, धौलागिरी से निकलते गंगा नदी मिल जाती है। और कोसी जो बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, यह माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढाल से निकलती है और नेपाल में इस नदी का नाम अरुण है। भारत में जब आती है तो कोसी कहलाती है और यह गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से आकर यह गंगा नदी में मिलती है। तो बच्चों हम लोग याद कर लेंगे कि भारत की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और यह नदियों का क्या है और किस तरह से इसका उद्गम है और किस तरह से इसका मुहाना है। इस मैप के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं कि कौन कौन से नदी और किस दिशा में मिल रही है। तो हम लोग इस जब भी हम लोग परीक्षाओं में आंसर करेंगे, उत्तर देंगे गंगा अपवाह क्षेत्र के बारे में, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक रेखा चित्र के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करें। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैप एंड डायग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर बात कम लिखते हैं, मैप और डायग्राम से ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वह संपुष्ट होगा, सटीक होगा, विश्लेषणात्मक होगा। आपके एग्जामिनर समझ जाएंगे आसानी से, आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। इस तरह से बच्चे आज हम लोग जो 4 प्रमुख अपवाह क्षेत्र था, जिसका प्रथम भाग हम लोग गंगा अपवाह क्षेत्र आज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे सिंधु अपवाह क्षेत्र का, ब्रह्मपुत्र अपवाह क्षेत्र का और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र का। बच्चों यह जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग 2 भाग में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि आप बोझिल नहीं हो, इस चैप्टर को आसानी से पढ़ें, इसलिए कि भारत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह ड्रेनेज सिस्टम से महत्वपूर्ण प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इसको आसानी से हम लोग पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद ही आपके कुछ प्रश्न रहे होंगे, तो आप ये जो YouTube चैनल है गया गाइडेंस प्रोग्राम का, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न भेजेंगे, हम उस प्रश्न का अवश्य ही जवाब देंगे। धन्यवाद। अच्छा।